तो बच्चों आज का अगला वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं गाउस के अनुप्रयोग में दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसे हम अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे देखते हैं। हमारे पास में एक अचालक प्लेट है। अचालक प्लेट और चालक प्लेट में क्या डिफरेंस होता है? हमारे पास में जो अचालक प्लेट होगी उस पर जब भी आप आवेश को देंगे तो वो उसी जगह पर सिचुएट हो जाते हैं जहां उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको आवेश दिया है इस प्लेट को, तो वो यूनिफॉर्मली इस जगह पर सिचुएट हो जाते हैं, एक ही जगह पर। ठीक है, इस तरह से जहां उन्हें दिया जाएगा वो वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, और इससे इसके यहां मध्य बिंदु से हमने ये देखा कि R दूरी पर एक बिंदु है P। सबसे पहले हम इसका यूज कर रहे हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इस वाले अपने डायग्राम में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रियलिटी में इसके अकॉर्डिंग कहां होगी। तो अचालक प्लेट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जहां आप उसे आवेश देंगे आवेश वहीं पर ठहर जाते हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस बिंदु से बिल्कुल समान दूरी पर दो अल्पांश भाग हम मान के चल रहे हैं। एक अल्पांश ये है और दूसरा अल्पांश माना ये है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण यदि मैं बात करूं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, तो वो होगी इधर, जिसको हमने कह दिया डीई होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम इसके कारण यदि हम बात करेंगे तो वो होगा ये वाला और ये होगा डीई। बात एकदम क्लियर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो अब यहां पर ये दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, तो हम इसे दो घटकों में वियोजित कर लेंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो इधर हमको मिलेगा डीई कॉस थीटा और इधर मिलेगा डीई साइन थीटा। बात एकदम क्लियर। और इधर इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा डीई कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा डीई साइन थीटा। बात एकदम क्लियर। अब यहां पर आप गौर करके देखेंगे तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा इस पॉइंट पर दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, इस कारण से वे एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद में इसको हमने जैसे ही एक दूसरे से कैंसिल आउट किया तो हमें यह पता चला कि जितने भी कंपोनेंट हमारे पास में आएंगे वो सभी इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो हमने यहां कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लेट या हमारी शीट के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होगी। तो हमें ये चीज यहां से प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम इसमें गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे और गाउस के नियम से बताएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन तो हमने बता दी कि भाई लंबवत है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं यहां पर वापस एक डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा, इसको समझिएगा। ये हमारे पास में वही एक शीट है और इस शीट पर यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से आवेश वितरित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और इस पर जो हमारा आवेश घनत्व है क्योंकि ये 2D हमारे पास में आकृति है, तो इसलिए हमारा जो आवेश घनत्व होगा वो आप सिग्मा से बताएंगे। सतत आवेश वितरण का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर आया था ना ये पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में होता है Q/S। ठीक है, यहां से हम Q/S को अभी काम में लेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास में इस मिडिल पॉइंट से अगर हम देखेंगे, यहां से हमने वही देखा जैसे ये P बिंदु लिया था ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस तरह से कर ली है। देखिएगा, इस तरह से हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है यहां से और यहां तक। ठीक है, और इस साइड में हम देखेंगे
क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों साइड में ही होगी ना, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम देखेंगे कि ये 3 भागों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पहला भाग ये है, ठीक है, पहला भाग ये है फर्स्ट, और सेकंड भाग है हमारा ये वाला भाग, ठीक है, और थर्ड है इसका वक्राकार भाग। भाई वक्राकार भाग की बात करेंगे, अगर हमारे पास में इस तरह से ये बेलन है तो एक आगे वाला गोल भाग, इधर वाला दूसरा भाग, और एक उसका वक्र पृष्ठीय भाग। समझ में आ गई बात? तो पहला, दूसरा, और यहां मान लीजिए आपने एक अल्पांश भाग लिया है जो कि है 3 नंबर। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर, आप इस तरह से आप इसको मान के चलिए। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, मतलब कि इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि होगा ds1 कह दीजिए आप इसको। क्लियर? और इधर अगर हम बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी इस दिशा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ds2। क्लियर? और इस वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे आप अगर इसको बेलनाकार आकृति मानते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऐसे ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, होगा वो उसके लंबवत ही। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा ds3। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे इन पृष्ठों पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां पर है। तो हमने शीट के लिए बात करी थी, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इस वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लंबवत, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारा E होगा। इस वाले के लिए बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहां पर E आएगा सेम डायरेक्शन में, और इसके लिए बात करेंगे तो इधर जाएगा, ये होगा E। क्लियर है यहां तक की स्थिति? अब तीनों के लिए हम देख ले थीटा की वैल्यू कितनी है। देखिए यहां पर हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू होगी इस जगह पर, वो थीटा कितना है बच्चों? दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। इधर वाली में बात करेंगे देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहां अगर आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया था वो था डायरेक्शन, और ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास में है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ E। ठीक है, ये इसके लिए हमने डायग्राम बनाया। अब हम इसके पॉइंट्स को समझते हैं, इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि डेरिवेशन में क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको 3 भागों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्रत्येक पृष्ठ से हमें फ्लक्स की बात करनी है। तो देखिए इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, ई टोटल की अगर हम बात करेंगे, फाई टोटल की बात करेंगे, तो प्रत्येक भाग से, यानी कि φ1 प्लस में φ2 प्लस में φ3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे टोटल की वैल्यू जो होती है गाउस प्रमेय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो आती है Q/ε0। ठीक है, और इस वाले के लिए नहीं, फर्स्ट वाले भाग के लिए अगर हम देखेंगे तो समाकलन हो जाएगा EDS1 cos कितना डिग्री है बच्चों? वहां पर वो है 0 डिग्री। और दूसरे के लिए बात करेंगे इधर वाले के लिए तो EDS2 cos 0 डिग्री, प्लस तीसरे वाले भाग के लिए अगर हम बात करेंगे तो EDS cos 90 डिग्री। बात क्लियर एकदम? ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q/S होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये होगा सिग्मा S। लेकिन इस जो आवेश है ये सिग्मा S के रूप में क्यों आया, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों ये देखो, इस पूरी जो हमारे अपरिमित लंबाई की जो अचालक परत है, ठीक है, वो तो इतनी अनंत है यहां से यहां तक और डाउनवर्ड नीचे की ओर। ठीक है, हमारा इस गाउसीय पृष्ठ में कितना चार्ज काम आ रहा है, कितना चार्ज काम आ रहा है, तो वो केवल इतना चार्ज ही तो है बीच बीच में। बात समझ में आ रही है? केवल इतना चार्ज ही तो काम आ रहा है ना। तो हमने ये देख लिया कि भाई यहां जो हमारे पास में है पर यूनिट एरिया चार्ज जो है वो हमारे पास में इतना है, तो हमने ये देखा कि भाई Q की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा S होगी, यानी कि यहां पर चार्ज होगा केवल इतना यूजफुल। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर हम इसको रख देते हैं, तो हमने रखा सिग्मा S अपॉन में ε0, और ये देखिएगा यहां पर हमारे पास में cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहां पर E देखिए, चाहे आप E इस जगह पर निकालें, चाहे E आप यहां निकालें, चाहे E आप यहां निकालें,
चाहे आप E यहां पर कहीं भी ले लेंगे, सभी जगह पर E का मान क्या होगा, नियत होगा। तो हम E को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और बच गया फिर DS1। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा S1 प्लस इधर भी सेम कंडीशन है तो ये हो जाएगा ES2 और यहां पर cos 90 है तो ये तो 0 हो ही गया। ठीक है, अब चूंकि आप देखेंगे कि भाई S1 और S2 जो है वो दोनों बराबर है तो हम इसको S मान सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम इसको S मानेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा ES। देखो यहां भी ES यहां भी ES तो कितने हो जाएंगे, 2ES। क्लियर। अब देखो यहां तक होने के बाद में दोनों तरफ से S से S कैंसिल हो जाएगा, E का मान निकालना है। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, E बराबर में देखिए यहां आ गया सिग्मा और बटे में आ गया ये 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला मान हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात एकदम क्लियर होगी। डायरेक्शन हमने पहले निकाली थी, डायरेक्शन के अंदर हमने ये देखा कि शीट के लंबवत उसकी डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात आपको समझानी है, वो क्या है, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर डिपेंडेंसी R पर नहीं आ रही, यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं आ रही है। कहने का मतलब क्या है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर निकालें, इससे यहां पर निकालें, चाहे इस जगह पर निकालें, चाहे यहां पर निकालें, चाहे यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी इस वाले टॉपिक के लिए R पर नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? एक बार थोड़ा सा और डीपली समझाता हूं, इसी चीज को समझिएगा। ये आपकी मान लीजिए शीट है, इस प्रकार से शीट के अनुसार समझिएगा, और ये है 1 2 3 4। अब आपको इन सभी के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो यहां इसके अनुसार यदि देखेंगे, इसके अनुसार यदि हम देखेंगे, भाई आपके अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे मान के चलिए। ठीक है, R से तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो इस पर भी E, इस पर भी E, इस पर भी E और इस पर भी E समान होंगे। क्लियर है यहां तक की बात? क्योंकि डिपेंडेंसी R पर है ही नहीं यहां पर। बात एकदम क्लियर। तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब इसी के अंदर इसका वेक्टर फॉर्म यदि हम देखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो वेक्टर फॉर्म भी हम निकाल लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगी बच्चों, वो देखिएगा। देखिए यहां पर अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म बताता हूं, वो होगा हमारे पास में इस प्रकार से। देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम यदि इसका वेक्टर लगाते हैं तो इधर आएगा एकांक सदिश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वेक्टर फॉर्म होगा। अब हम सीखेंगे इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो बहुत सी चीजें इसके अंदर हमको क्लियर कर देगा, और आज का वीडियो करेंगे समाप्त। चलिए देखते हैं तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं इस प्रकार का, और ये कंडीशन भी कह सकते हैं आप। मान लीजिए आपके पास में इस तरह से एक शीट दे रखी है जिस पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, एक शीट और मैं इसी के साथ में यहां ले लेता हूं, एक शीट और मैं इसके साथ में यहां ले लेता हूं, और इस पर जो चार्ज है वो है माइनस। अरे सर अब की बार मजा आया है ना। और ये क्या कहता है आपको समझिएगा कि एक पॉइंट है यहां पर P, एक पॉइंट है यहां पर Q, एक पॉइंट है यहां पर R। तो ये कहता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, Q एंड R। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो P, Q और R पर हमें क्या ज्ञात करना है, E की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा सवाल, समझिएगा। सबसे पहले P पर बात करेंगे तो इस वाले के राइट साइड में है ये इधर, तो इसके द्वारा, ये पहली है हमारे पास में, ये दूसरी शीट है, इसके द्वारा जो इस पर विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अर्थात ये होगा E1। क्लियर।
और माइनस की तरफ ही हमेशा बल रेखाएं जाती हैं, तो इसी दिशा में हमारा E2 भी हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है एकदम। E1 भी इसी डायरेक्शन में और E2 भी इसी डायरेक्शन में। चलिए अब हम देखते हैं Q के लिए। तो Q के लिए बात करेंगे तो देखिए इससे जो हमारा विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा E1, ठीक है, और इस माइनस के कारण होगा तो माइनस की तरफ जाता हुआ तो इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा E2। क्लियर। इधर वाले में बात करते हैं, प्लस वाले से बात करेंगे तो बाहर निकलता हुआ अर्थात E1, और माइनस के लिए बात करेंगे तो माइनस की तरफ आता हुआ अर्थात E2। अब बात एकदम क्लियर है सर कि आपने ये चीज तो समझा दी कि भाई हाँ इनमें ऐसी डायरेक्शन होगी, परंतु इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो देखना आवश्यक है ना। तो मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड में हमने ये देखा है कि भाई E का मान जो होगा वो हमारे पास में होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई यही तो देखा था अभी हमने, ठीक है। तो अगर मैं इसको E1 कह देता हूं और हमारे पास में E2 जो होगा क्या वो अलग होगा? भाई सिर्फ प्लस और माइनस के कारण डायरेक्शन ही तो बदली है, डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, मतलब कि इसका मान भी 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। अब ये चीज चलो हमने मानी कि भाई E1 का मान ये और E2 का मान ये है, ठीक है। तो हम P पॉइंट पर देखेंगे तो P की यदि हम बात कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मींस E1 प्लस E2, तो दोनों आपस में यदि जुड़ जाएंगे तो दोनों जुड़ने के बाद में क्या आंसर देंगे हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया मेरे को ये समझ में आ गया है कि EP पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे कैपेसिटर का जो टॉपिक आएगा अगले वीडियोस के अंदर, तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे EQ को। देखिए Q पर दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, तो मतलब है कि E1 माइनस में E2 और E1 माइनस E2 की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, अर्थात इसका आंसर आएगा 0, मींस EQ इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगी, वो होगा ER इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और ये आ जाएगा 0, मींस ER इज इक्वल टू 0। बात क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि इनफाइनाइट है उसके लिए हमारा आंसर ऐसे निकलेंगे, न्यूमेरिकल भी इस प्रकार से सॉल्व होंगे। अब एक छोटी सी चीज बताकर आपको वीडियो को करते हैं समाप्त। इनफाइनाइट जो इसमें नाम दिया गया है, ये इनफाइनाइट, भाई ये इनफाइनाइट या अपरिमित जो हम कहते आते हैं, ये इनफाइनाइट रियलिटी में होता क्या है, ठीक है। आप ये समझिए मेरे पास में ये चौक है, ठीक है। इस चौक को मैंने यदि इस बोर्ड के पास ऐसे रखा है और ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट हमारी शीट होगी, अगर मैं इतनी दूरी पर ही इसको लेके चल रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में ये दूरी जो है वो बहुत ही कम है। तो इस अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट के लिए बात करूंगा तो इस पॉइंट के लिए ये इंफिनिटी है, समझ में आ रही है बात। इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगर आप दूरी बहुत ज्यादा ले लेंगे तो ये इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा। तो आप हमने बात करी थी ना अभी वीडियो के अंदर अभी चलते हुए कि हमने देखा था शीट से आप चाहे कितनी भी दूरी बढ़ते चले जाओ, ई का मान समान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें अनंत पर ही चले जाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट की स्थिति नहीं रह जाती, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का आंसर जो आता है वो हमारे पास में ये प्राप्त हुआ था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।